सबका वेलकम है सीएससी गुरुकुल चैनल में। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है लास्ट 15 ईयर्स के इकोनॉमी के पीवाईक्यू कराने का, ठीक है, जिसमें हम कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर रहे हैं प्लस लॉजिकल भी हम इसमें काम कर रहे हैं, है ना। तो आज बारी है 2015 के पेपर की। इसमें जो इकोनॉमिक क्वेश्चन और स्कीम्स आई हैं उसमें उसको करेंगे ईजिली, ठीक है। और सेकेंडली बात, यदि आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि हमारे स्टार्टिंग फेज है और हम एफर्ट लगा रहे हैं आप लोगों के लिए, लगाते रहेंगे, ये आप लोगों को मैं ट्रस्ट दिला रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है कि बोला गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज़ बीन लॉन्च फॉर, ठीक है, किस लिए लॉन्च की गई थी जनधन योजना। और आप सब जान रहे हैं कि एक बड़ी फेमस स्कीम है, ठीक है, ये काफ़ी फेमस स्कीम है और न्यूज़ में अक्सर रहती भी है, ठीक है। तो आप सब समझ रहे हैं कि ये जो स्कीम है किस लिए आई थी, बताइए ये कब आई थी। पहली बात ये बताइए, आपको पता होगा 15 अगस्त 2014 को इसका अनाउंसमेंट हुआ था स्कीम का, ठीक है। ये लाई गई है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए मतलब कि लोगों को जो जो सर्विस दे रहे हैं फाइनेंस, लाइक सब्सिडी हो गई, ठीक है, जैसे आपकी सब्सिडीज़ हो गई, ठीक है, आपका इंश्योरेंस हो गया, आपकी सेविंग्स हैबिट्स को इंक्रीज़ करना, ठीक है, एंड आपका मतलब लोन लेना, ये सब मतलब बैंकिंग हैबिट लोगों में ऐड करना ही इसका एक टाइप से मोटिव था, ठीक है। इसको ही बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन टू पुअर पीपल, इसमें कहीं भी लोन की बात नहीं की गई है, तो ये ऑप्शन इज लोन। स्टेटमेंट बी, प्रमोटिंग वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, नो, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की गई। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि इस स्कीम का मोटिव क्या था। प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन कंट्री, यस, फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका मोटिव है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, नो, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सिंपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 14th फाइनेंस कमीशन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब 14 का फाइनेंस कमीशन जो आया है आपका, ये मेरे ख्याल से 2014 के अराउंड था, ठीक है। इसमें बोला गया है कि कौन सी स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग सही है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट हैज़ इंक्रीज द शेयर ऑफ स्टेट्स इन द सेंट्रल डिविजिबल पूल फ्रॉम 32% टू 42%। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, जब भी कोई डाटा आ जाता है आप लोगों के सामने मैक्सिमम टाइम, तो पीवाईक्यूज की थीम को हमने जब रिवाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि डाटा गलत होता है, ठीक है। बट आपको मान के चलिए यदि 100% में से मैं आपको बोलूँ कि 80% जो है डाटा गलत मिलेगा, बट 20% राइट भी मिल सकता है। तो ये जो डाटा दिया गया है ये एक टाइप से राइट डाटा है, ठीक है, सिंपल सी बात है ना। सेकेंड पॉइंट, इट हैज़ मेड रिकमेंडेशन कंसिडरिंग सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। आप एक बार बताइए, आप फाइनेंस कमीशन कौन फाइनेंस कमीशन हो, आपको स्टेट और सेंटर के बीच में जो आपका मतलब फाइनेंस है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात की जाती है, ठीक है। तो वो बोला, उन्होंने रिकमेंडेशन करी थी कि भाई कंसिडर करा था सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स दीजिए, जो भी आप ग्रांट्स दे रहे हो वो सेक्टर स्पेसिफिक दीजिए, लाइक हेल्थ के लिए अलग, एजुकेशन के लिए अलग, एग्रीकल्चर के लिए अलग, इस टाइप से मतलब सेक्टर वाइज आप ग्रांट्स दे दीजिए। ये स्टेटमेंट आपको क्या लग रहा है, क्या ये नॉर्मल लग रहा है? यस, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हम इसको राइट मान सकते हैं। यदि आप इस पर कन्फ्यूज़ हो, फर्स्ट स्टेटमेंट यदि आप कन्फ्यूज़ हो तो आप फिर भी 50-50 पर अपना आ गए हो, है ना। तो मैंने बोला था आपको कि 100 क्वेश्चन यदि आपको मिलते हैं तो 100 में से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप अच्छी खासी यदि आपने मेहनत करके तो नॉलेजेबल कर लोगे, बट 70 पर आपको कहीं ना कहीं रिस्क लेना ही होगा, 50-50 आपको खेलना ही होगा। और ये जो 50-50 है ना, ये लॉजिकल बेस होना चाहिए। क्या सुनिए, लॉजिकल बेस होना चाहिए। जैसे हम यहाँ लॉजिक लगाया कि भाई हमारा सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक लग रहा है, क्योंकि ये एक नॉर्मल है भाई रिकमेंडेशन, इसलिए तो फाइनेंस कमीशन को जो है अपॉइंट किया गया है ना, कि वो रिकमेंडेशन दे। तो उसने बोला भाई सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स होनी चाहिए, ठीक है। उसने ये नहीं बोला कि भाई हेल्थ को 80% दिया जाए और एजुकेशन को 20% दिया जाए, ऐसा कोई ना तो उसमें टर्म यूज़ हुआ है ना ही बात की गई है। तो उसका मतलब टू स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज डाउटफुल। तो आप 50-50 जब खेलोगे तो आपको लगेगा हाँ भाई 50-50 खेल रहे हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे 50-50 में कि भाई पहले को गलत मान लेंगे, दूसरे को टिक करके आ जाएंगे, ठीक है। बट कुछ ऐसे होंगे जो दोनों को राइट मारेंगे। तो आंसर इसका क्या है, रियल में इसका आंसर जो है वो बोथ 1 and 2 दोनों ही राइट है, ठीक है। ये इसका आंसर है, पहली बात है। दूसरी बात है कि ऐसे क्वेश्चंस क्या है ना, बच्चे जनरली पढ़ के नहीं जाते हैं, क्योंकि भाई देखो काफ़ी बड़ी रिपोर्ट आती है फाइनेंस कमीशन की, तो कई बार डाटा नहीं याद रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि क्वेश्चन आपका गलत भी हो जाए तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप नहीं और भी बच्चे इसमें कहीं ना कहीं रॉन्ग करके आएंगे, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए डिक्रीज इन द टैक्स जीडीपी रेशो, किसकी बात की है, टैक्स जीडीपी रेशो ऑफ अ कंट्री इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यदि हम टैक्स जीडीपी रेशो हमारा मतलब डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आप बताइए कि क्या हो सकता है, क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं। देखो सिंपल सी बात है, टैक्स जीडीपी रेशो की बात हो रही है। अब आपको टैक्स जीडीपी रेशो नहीं पता, क्या नहीं पता, टैक्स जीडीपी रेशो नहीं पता, लेकिन इसमें दे रखा है वो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो टैक्स से रिलेटेड है,
कॉमन सेंस की बात है, यदि वो टैक्स से रिलेटेड है तो उसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, मतलब टैक्स कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और टैक्स डिक्रीज होगा तो क्या हो सकता है। अब एक बात बताइए, कहीं ना कहीं स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़िए, स्लोइंग इकोनॉमी ग्रोथ रेट। अब आप एक लॉजिक लगाइए, आप सपोज दैट आपकी ये गवर्नमेंट है, ठीक है, एक कंट्री है, ये कंट्री है, कौन है, ए कंट्री है, ये ए नाम का एक देश है, यहाँ ये इसके सिटीजन्स है, ठीक है, ये गवर्नमेंट सिटीजन अपनी इनकम का क्या दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, कितना जो भी ये कमा रहे हैं उसका X% टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, गवर्नमेंट अब इस टैक्स के पैसे से इनको फैसिलिटी देती है ना, इनके जो रोड बनवाती हैं, ठीक है, आपके लिए जो हाईवे बनाए जा रहे हैं, रोड बनाए जा रहे हैं, जो आपको फ्री हेल्थ सेक्टर सर्विस दी जा रही है, फ्री हेल्थ सर्विस दी जा रही है, वो किससे है, बोलते हैं ना कि भाई जनता का पैसा, मतलब जनता जो टैक्स दे रही है उसी के पैसे से तो जनता को सर्विस दी जा रही है ना, सिंपल सी बात है। अब आप एक बात बताइए और सुनो, अब जनता ने जो टैक्स दिया है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने जो उनके लिए काम किया है, जो वो कर रही है, तो उससे क्या होगा, जीडीपी कहीं ना कहीं ग्रो करेगी, सिंपल है। क्योंकि भाई देखो एक बात बताइए, आप मान लो आप एक कंट्री में रह रहे हो और आपने टैक्स दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने आपके टैक्स के पैसे से क्या बना दी, एक फर्स्ट क्लास रोड बना दी, क्या बना दी, रोड बना दी, ठीक है। अब आप एक बात देखिए, आपका एक शॉप है, ये आपकी एक फैक्ट्री है, क्या एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री F, ठीक है। अब आप मान लो ये एक सिटी है, कौन है, एक सिटी है, अब रोड अच्छी है तो ये क्या करेगा, अपना जो प्रोडक्ट है वो जल्दी से जल्दी क्या करेगा, इसको ट्रांसफ़र कर देगा कम समय में, और लोगों के पास कम समय में जो फैक्ट्री से माल आ रहा है वो भी प्रोवाइड हो जाएगा, सिंपल सी बात है, समझ रहे हो। तो मतलब क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, जीडीपी में भी तो डेवलपमेंट हो रहा है ना, कहीं ना क्योंकि कम समय लग रहा है, ठीक है, ये माल आगे जाएगा, लोगों के हाथ में जल्दी जाएगा, जब चाहिए, जब मतलब जब डिमांड है, तो जब सप्लाई हो रहा है तो लोगों क्या कर रहे हैं, खुश हैं लोग, तो वो क्या हो रहा है, डेवलप ही तो हो रहा है ना टाइप से, ठीक है। यदि मान लो टैक्स का पैसा कम हो जाए, क्या हो जाए, बोला ना टैक्स जीडीपी रेशो, अब हमें नहीं पता टैक्स जीडीपी रेशो, हमने टैक्स माना है, सिंपल सी बात है। अब टैक्स का पैसा कम हो जाए, अब एक बात बताइए, अब X माइनस वाई टैक्स दिया जाने लगा, मतलब टैक्स अब बहुत कम दिया जाने लगा, लो हो गया टैक्स, अब गवर्नमेंट के पास पैसा कम आया, गवर्नमेंट के पास पैसा कम आया तो आपकी सुविधाओं फैसिलिटी के लिए भी खर्च कम कर पाएगी, जब फैसिलिटी के लिए कम खर्च कर पाएगी तो डेवलपमेंट भी क्या होगा, वो कम होगा, नहीं होगा, आप कहोगे यहाँ से, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कैसी होगी, आप कहोगे सर स्लो हो जाएगी ना, कम हो जाएगी ना, धीरे धीरे हो जाएगी ना, जो पहले तेज हो रही थी। तो क्या बताइए, अब बताइए इस कॉन्सेप्ट से आपको क्या फर्स्ट स्टेटमेंट राइट लग रही है, आप कहोगे हाँ सर ये तो है, यदि हम टैक्स जीडीपी रेशो को एक टैक्स मान के चलो, टैक्स डिक्रीज हो रहा है तो मतलब ये कॉन्सेप्ट आप निकाल सकते हो, तो ठीक है, फर्स्ट हमने राइट मान लिया। सेकंड पढ़ते हैं, लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। ये बताइए क्या स्टेटमेंट सेकंड आपको सही लग रहा है, बताइए। मतलब सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है कि जो आपकी क्या है, जो आपकी इनकम है, जो आपकी नेशनल इनकम है, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया जा रहा है, वो कैसा किया जा रहा है, लेस इक्विटेबल, मतलब कि वो इक्विटेबल इक्वल नहीं है लोगों में, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम का वो इक्वल नहीं है, मतलब अमीरों के पास ज़्यादा टैक्स दिया जा रहा है और गरीबों के द्वारा कम टैक्स दिया जा रहा है, या तो आप ऐसे बोलो, या दूसरी बात कि मतलब कहने गई है इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, इनइक्वालिटी मतलब लेस इक्वालिटी को बोल सकते हैं, इनइक्वालिटी का मतलब है कि अमीरों के पास तो ज़्यादा पैसा, जो रिच जो पर्सन है उनके पास तो ज़्यादा पैसा है, ठीक है, और जब रिच लोग ज़्यादा पैसा है, जब रिच लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो वो टैक्स भी क्या करेंगे बताइए आप, वो हाई टैक्स ही तो देंगे ना, वो टैक्स भी तो हाई देंगे ना, समझ रहे हो मेरी बात। जब वो टैक्स हाई दे रहे हैं तो क्या रेशो डिक्रीज होगा, क्या टैक्स का रेशो डिक्रीज होगा, आपका भी नहीं सर, क्योंकि हमें ये पता है कि जिसकी इनकम जितनी उसका टैक्स उतना ज़्यादा, ये तो हम देख रहे हैं ना भाई, यदि आपकी इनकम हाई है तो आपकी टैक्स भी तो क्या है, हाई है ना। और जब ये बोल रहे हैं कि भाई जो पैसा है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, मतलब अमीरों के लोगों का जो रिच पर्सन है उनके पास ज़्यादा पैसा है तो क्या वो टैक्स भी ज़्यादा नहीं देंगे, हाँ जी, जब टैक्स ज़्यादा देंगे तो टैक्स डिक्रीज कैसे होगा, फिर टैक्स तो डिक्रीज ही होना चाहिए। तो स्टेटमेंट बी क्या लग रही है आपको, स्टेटमेंट दो, आपको सर गलत स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है, गलत है, समझ गए मेरी बात। जब स्टेटमेंट गलत है तो आंसर क्या आया, आप कहोगे सर आंसर आया ए, आंसर क्या आया, आंसर है आपका ए, ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। और अब मैं आपको जीडीपी रेशो के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है आपका टैक्स जीडीपी रेशो, उसके बारे में आपको समझा देता हूँ थोड़ा, है ना, वो आप समझिएगा। एक बात बताइए, ये होता है, पर मैं लिख देता हूँ, टैक्स जीडीपी रेशो इज इक्वल टू टोटल टैक्स कलेक्शन अपॉन आपका जीडीपी इंटू 100, सॉरी मैं इसको यहाँ लिखा इंटू 100, ठीक है, ये होता है आपका टैक्स जीडीपी रेशो, समझिए। मतलब ये है कि देश की जो हमारी कंट्री है उनकी टोटल कमाई से गवर्नमेंट को कितना टैक्स के रूप में मिल रहा है, ठीक है, ये होता है टैक्स जीडीपी रेशो, ठीक है। अब आप बात समझ गए होंगे स्टेटमेंट से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जब पढ़ते हैं तो हमसे एक रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है, किसके बारे में, हमसे रिपोर्ट को पूछा गया, विच वन ऑफ फॉलोइंग इशू ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, ठीक है, सॉरी, ठीक है, पेरियोडिकली ये पूछा गया है आपसे, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है कि कौन इसको लॉन्च कर रहा है। अब आप बताइए कौन करता होगा, क्या द एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन बैंक,
यूएस फेडरल रिजर्व बैंक या वर्ल्ड बैंक? देखो सिंपल सी बात है, बात की गई ग्लोबल इकोनॉमी की। यदि एशिया डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है तो क्या एशिया डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, वो क्या निकालेगा? वो तो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक निकालेगा ना, वही तो रिपोर्ट निकालेगा ना, ठीक है। अब मान लो बात कर रहे हैं यूरोपियन बैंक रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, EBRD इसको बोलते हैं, EBRD, ठीक है। इसको कौन निकालेगा? इसको तो रीजनल, ये पब्लिश कौन कर रहा है? ये पब्लिश जो करता है ना, ये कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है? ये कहता है रीजनल इकोनॉमी रिपोर्ट्स। कौन सी? रीजनल इकोनॉमी रिपोर्ट्स। और ये भी इन रिपोर्ट्स का जो फोकस होता है ना, जो यूरोपियन बैंक निकाल रहा है, वो यूरोप फोकस पे होती है, वो यूरोप पर फोकस करती है, ना कि ग्लोबल पर। तो राइट, करेक्ट, ये भी रॉन्ग हो गया, बी भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। सेकंड, यूएस फेडरल रिजर्व बैंक की बात करेंगे, भाई यूएस फेडरल जो रिजर्व बैंक है वो यूएस की तो निकालेंगे ना, यूएस का ही तो आउटलुक निकालेगा ना, यूएस का ही तो रिपोर्ट निकालेंगे, तो गलत हो गया। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है, एक बड़ा जो जिसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, कंट्रीज़ हैं, ऐड है, हाँ, इसे हम मान सकते हैं लॉजिकली, हाँ भाई, ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट की बात करें तो वर्ल्ड बैंक निकालेगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए ना, यदि नहीं भी पता है तो इट्स ओके, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जिसके बारे में हाँ हमको नहीं पता होता। एक बात का ध्यान रखना, जब भी इंटरनेशनल पर लेबर रिपोर्ट की बात होती है, किसी लेबर रिपोर्ट की बात होती है, तो उसका अपना आंसर ना, यदि नहीं पता है तो आप लगा के, है ना, आपको होता है ना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, उसको टिक कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि when the Reserve Bank of India indicate reduce the statutory liquidity ratio by 5 basis points, which of the following is likely to happen, ठीक है। हमारी कंट्री में क्या होगा यदि RBI जो SLR, जिसको बोलते हैं SLR को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे आपको 50 बेसिस दे दिया, है ना, अब आपको नहीं पता क्या होता है, समझ रहे हो ना, आपको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है रेड्यूस की बात की गई, मतलब वो कम कर दिया। इससे अब हमें कोई मतलब नहीं है कि 50 बेसिस क्या होता है, हमें मतलब नहीं है, हमें पता है कि SLR को रिड्यूस कर दिया, क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। अब आपको बताइए SLR क्या होता है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी समझाया था कि SLR क्या होता है, ठीक है। यदि नहीं पता तो प्ले लिस्ट पड़ी है फुल इकोनॉमी की, जाइए उसको देखिए, ठीक है। SLR होता है कि जिस कुछ अमाउंट जो है NDTL का कुछ प्रतिशत जो है, जो परसेंटेज है, वो बैंक को अपने पास रखना होता है। इस पैसे पर बैंक ना तो लोन देता है, ठीक है, ना ही इंटरेस्ट लेता है, कुछ नहीं लेता, बस वो अपने पास रखता है, सिंपल सी बात है। यदि RBI बोलता है, मान लो सपोज दैट इस बैंक के पास टोटल अमाउंट कितना है, कि इसके पास कितना वो है, कैश कितना पड़ा है, टोटल कुछ भी पड़ा है, तो इसके पास बोला कि भाई इसके पास 10 रुपये हैं, ठीक है। लेकिन RBI ने बोला कि तुम SLR के अकॉर्डिंग अपने पास 2 रुपये रखो, तो ये 2 रुपये रख लेगा, कितने रख लेगा, 2 रुपये रख लेगा। इस 2 रुपये में ना तो ये लोन देगा, ना ही किसी को इंटरेस्ट देगा, कुछ नहीं देगा, बस ये रख लिया एक साइड में, ये रखा है तो रखा है। अब ये फिर कैश हो चाहे गोल्ड हो, किसी भी रूप में रख सकता है, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, ठीक है, इस टाइप से रख सकता है। लेकिन जो बचा 8 रुपये है, 10 रुपये से, ये वो यूज़ कर सकता है लैंडिंग रेट के लिए, लोगों को लोन देने के लिए, है ना, इन सब के लिए यूज़ कर सकता है, सिंपल सी बात है, यही कैसा ला रहा है ना। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, सॉरी स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में बोला क्या है, इंडिया GDP ग्रोथ रेट इंक्रीज ड्रास्टिकली। एक बात का ध्यान रखना, जहाँ भी स्टेडली, ड्रास्टिकली, एकदम से जो एक्सट्रीम वर्ड आते हैं, वो स्टेटमेंट ऑलवेज आपको कहीं ना कहीं PYQ जो हमने एनालिसिस किए हैं उसमें रॉन्ग ही मिलती है, तो स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा शायद, एक मिनट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मे बी ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री, ठीक है, मैं नहीं पता, आगे बढ़ो। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में कट देयर लैंडिंग रेट्स, अब आगे बढ़ी, इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस, ये गलत आ गया। 2 स्टेटमेंट हमने अपने कीवर्ड से निकाल दिए, क्योंकि एक्सट्रीम वर्ड से ड्रास्टिकली, ये भी और ये भी, तो ये दोनों हमने आगे पढ़े नहीं, गलत है, सिंपल हो गया, है ना। अब स्टेटमेंट, अब आप जरा स्टेटमेंट बी पे आइए, किस पे आइए, अब बी पे आइए, क्या बोला है, FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, बोलेंगे मे ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री, हमारी कंट्री में मोर कैपिटल, मतलब क्या ये सही है, ठीक है, बताइए। ये क्या है ना, ये जो है ना SLR से, मैंने आपको SLR पढ़ाया, क्या ये SLR से डायरेक्ट लिंक कर रहा है क्या, बताइए। आपको नहीं सर डायरेक्ट लिंक नहीं कर रहा, तो स्टेटमेंट भी गलत। लेकिन स्टेटमेंट सी राइट, सही है, स्टेटमेंट सी क्यों सही है, क्या बोला है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, जितने भी बैंक्स हैं, शेड्यूल कमर्शियल जो बैंक है, में भी शायद कट कर दें अपनी लैंडिंग रेट्स। लैंडिंग रेट्स का मतलब है जिस रेट्स पे वो कस्टमर को लोन देते हैं। अब आप एक बात बताइए मुझे, अब RBI, मैंने क्या बोला, SLR मैंने आपको पढ़ा दिया, SLR मैंने आपको पढ़ा दिया, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, यहाँ ना इस पोर्शन में समझा देता हूँ, एक मिनट देखिए, यहीं समझा देता हूँ, सॉरी। देखिए अब आप एक बात बताइए मुझे, है ना, ऑप्शन सी पर फिर पढ़ लीजिए, कमर्शियल बैंक्स में भी कट द लैंडिंग रेट्स, हाँ या ना, ये बताना। लैंडिंग रेट मतलब जिस रेट पर बैंक कस्टमर को लोन देते हैं, सिंपल बात। अब एक बात बताइए मुझे कि RBI है, ठीक है, ये एक बैंक है,
इस बैंक के पास जो भी अपने पास रखा हुआ है वो है 100 रुपये, वो है मान के चलो 10,000 रुपये। कितने? 10,000 रुपये। ठीक है। RBI ने बोला बैंक को कि भाई तुम अपना जितना भी तुम्हारे पास अमाउंट है SLR के रूप में तुम कितना रखो, तुम रखो 2,000 रुपये, तुम रखो 2,000 रुपये। कितने? 2,000 रुपये। लेकिन इससे पहले SLR के रूप में ये जो बैंक है वो रख रहा था कितने? 6,000 रुपये। कितने रख रहा था? 6,000 रुपये। जब वो 6,000 रुपये रख रहा था पहले के टाइम पे, तो बैंक के पास कितना बचता था 10,000 में से? आप कहोगे सर 4,000 रुपये बचता था, जिस पे वो लोन दे सकता था, कस्टमर्स को ना लोन दे सकता था 4,000 रुपये। अब उसके पास कम पैसा है, लेकिन उसको इसी कम पैसे से ज़्यादा पैसा बनाना है, तो वो अपनी लैंडिंग रेट, मतलब वो लैंडिंग रेट जिस पे कस्टमर को लोन दिया जाता है, जिस इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, उस लैंडिंग रेट को वो क्या करेगा? बढ़ाएगा, कम करेगा। आप कहोगे सर इसको यदि ज़्यादा पैसा बनाना है तो अपनी इंटरेस्ट रेट भी क्या रखनी होगी? हाई रखनी होगी। सिंपल, क्योंकि इसके पास कम पैसा है। ठीक है। लेकिन अब RBI ने बोला कि भाई ऐसा करो, 2026 में आप एक काम करो, आप SLR के रूप में 2,000 रुपये रखो। कितने रखो? 2,000 रुपये रखो। 6,000 की जगह कितने रखो? 2,000 रुपये रखो। ठीक है। अब इसका लेकिन जो बैलेंस है वो टोटल अमाउंट कितना है? 10,000 है। तो अब क्या करा इसने कहा ठीक है सर, हम SLR के रूप में 2,000 रखते हैं। अब इसने 2,000 रखे। कितने रख लिए? 2,000 रख लिए। 6,000 का काम खत्म हो गया, तो 10,000 में से 2,000 गए तो बचे कितने? आपको कहोगे सर 8,000। 8,000 ही तो बचे ना। कितने बचे? 8,000 बचे। जब 8,000 बचे, अब इसके पास ज़्यादा पैसा है। क्या है? ज़्यादा पैसा है। तो इसका कहीं ना कहीं वो लालच भी कम हो जाएगा कि यार मुझे ज़्यादा पैसा नहीं बनाना, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पे बहुत सारा पैसा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? अपनी लैंडिंग रेट, जो हमारी लोन देने की इंटरेस्ट रेट है, उसको हम क्या करेंगे? कम कर देंगे। क्या कर देंगे? कम कर देंगे। समझ गए मेरी बात? तो मतलब क्या बोला गया SLR में? अब देखिए स्टेटमेंट क्या बोला था हमारा कि व्हेन द रिजर्व बैंक, क्या बोला था? व्हेन द रिजर्व बैंक इंडियन रिड्यूस, RBI जो है वो रिड्यूस कर रहा है अपने SLR। ठीक है। तो अब बताइए क्या स्टेटमेंट सही होगा? आप कहोगे सर ये SLR कम होगा तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा लोन देने के लिए, तो मतलब शेड्यूल कमर्शियल बैंक, और वो जब ज़्यादा पैसा है बैंक के पास लोन देने के लिए, अपना इंटरेस्ट रेट भी कम कर देगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है। तो ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है। आइए, ये आपको बस घबराने के लिए दिया गया था, इससे हमारा कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, मतलब इस चीज़ से समझ गए ना मेरी बात आप लोग? ठीक है। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। 50 बेसिस का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता दूँ। देखिए यदि 1% की बात की जाए तो 1% होता है 100 बेसिस। कितना? यहाँ लगे 1% इज इक्वल टू होता है 100 बेसिस। ठीक है। अब 50 बेसिस की बात हो रही है, किसकी बात करिए? 50 बेसिस की बात हो रही है, तो 0.5% इसका आधा ही तो होगा। मैं देखो 100 का आधा कितना होता है? आपका होगा 50, क्योंकि 50 बेसिस की बात की गई क्वेश्चन में, हमने लिखा 50 बेसिस, और जब भी 50 आधा हो गया 100 का, तो 1 का भी तो आधा होगा। 1 का आधा कितना होता है? 0.5%। सिंपल सी बात है ना? चलिए इनसे वैसे कोई मतलब ऐसा है नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब बोला गया है आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन इंडिया मार्केट्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर रेगुलेटेड अंडर द, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो किस के अंडर रेगुलेट होते हैं? अब एक बार बताइए। ऑप्शन दे दिया, एसेंशियल कमेटी एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी एक्ट, ठीक है, या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या फूड प्रोडक्ट। अब एक बात देखिए, जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात हो रही है और यहाँ पे एग्रीकल्चर आ रहा है, यहाँ भी एग्रीकल्चर आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा यदि जो बच्चा एग्जाम पेपर में नॉर्मल है, काम है, शांत है, वो समझ जाएगा कि भाई ये तो होगा नहीं, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। ABCD 3। अब फूड की बात आ रही है, लेकिन हम एग्रीकल्चर की बात करें तो ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा। अब उसके बाद 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो B होगा या C होगा। सिंपल। देखिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। अब एक बात बताइए, अब APMC की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? APMC की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसकी APMC की एक एक्ट है। ठीक है। ये एक्ट ये किसका होता है? ये होते हैं स्टेट के। किसके? स्टेट। ये राज्य कानून होता है। कौन होता है? राज्य कानून होता है। ठीक है। पहली बात तो ये होगी। ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अब आप मान लो एक फार्मर है। ठीक है। फार्मर है। ठीक है। फार्मर अपनी जो क्रॉप है, जो अपनी फसल है, वो कहाँ और किसे बेचेगा? एक बात बताइए। आप कहोगे सर हम देखते हैं हमारे पास आसपास मंडी होते हैं। कौन होते हैं? मंडी होती है, सब्जी गेहूँ मंडी होती है ना हमारे पास। ठीक है। तो वहाँ बेचेगा। सिंपल सी बात है। कोई गेहूँ मंडी है, कोई आपका चावल मंडी है, अलग अलग मंडी है, या एक ही मंडी में अपनी फसल को कौन देता है? किसान देता है जाके। ठीक है। तो ये जो मंडीज़ है, जो ये मंडी है, ये मंडीज़ बोलो, ये किसके तहत आती है? ये आती है APMC के अंडर आती है। किसके? APMC मंडी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? APMC मंडी। ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी मंडी होती है। ठीक है। और यहीं पर मार्केट को रेगुलेट किया जाता है। तो हमने, ठीक है, वही तो बोला। अब ये हो गया, मैंने क्या बोला? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर रेगुलेटेड अंडर द। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि भाई हाँ, हम अपने जो हमारे फार्मर्स हैं अपनी फसल मंडी में देते हैं, और मंडी रेगुलेट होती है APMC के कानून के तहत। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है। दूसरी बात, ये जो APMC एक्ट है ना, ये स्टेट का एक्ट होता है। किसका होता है? राज्य कानून होता है ना। तो आपका आंसर क्या होगा? राइट इज B। आंसर क्या होगा? राइट इज B। ठीक है। ध्यान रखना। जो एसेंशियल एक्ट है, जो आपका ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, ये जो एक्ट है, ये जो अप्लाई होता है, ये तो स्टॉक लिमिट पर, भाई हमको कितना स्टॉक रखना है, स्टॉक की लिमिट क्या होगी, इस पर बात करता है ये। ठीक है। और ये बात करता है प्राइस
कंट्रोल पर, किस पर, कंट्रोल पर, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट किससे रेगुलेट किए जा रहे हैं, ठीक है, ये तो बात होगी। आइए सेकेंडली जो ऑप्शन नंबर सी है आपका एग्रीकल्चर, आंसर राइट कौन सा है, बी, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बाकी ऑप्शंस देख रहे हैं। देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस एक्ट 1973, ये जो होता है ये होता है आपका एग मार्क, मतलब इसको ये होते हैं एग मार्क, ठीक है। ये एग मार्क से रिलेटेड होता है, किससे जुड़ा होता है, ये एग मार्क से जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट 1937, ठीक है। क्योंकि ये जो एग मार्क है ना, आप देखते होंगे ये क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी के रिगार्डिंग होता है कि किसी प्रोडक्ट का, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसका उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है उस बारे में बात की जाती है, ठीक। ना कि मार्केट रेगुलेट नहीं करता, ये क्वालिटी देता है कि भाई इस जिस यहाँ भी आपको एग मार्क दिखेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, मतलब कहने का वो क्वालिटी में अच्छा है, सिंपल सी बात, चलो। लेकिन जो अब आपका ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी फूड प्रोडक्ट ऑर्डर की बात की गई है। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर जो है, ठीक है, ये बात करता है, ये मेनली जो फोकस करता है ये तो सेफ्टी पे, लाइसेंस पे, किस पे, ये बात करता है सेफ्टी पर, लाइसेंसिंग पर, ठीक है, एंड प्रोसेसिंग पर, इन पर बात करता है। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ हम बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अब बात आ गई इंडस्ट्रियल वर्कर्स की, जहाँ भी मैंने आपको ऊपर बताया था ना, जहाँ भी आपको इंडस्ट्रियल वर्कर से या लेबर से जुड़ा हुआ मिले तो कहीं ना कहीं वहाँ लेबर, देखिए ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कोई रिपोर्ट निकाल रही है तो वो लेबर उसमें नाम आएगा, उस रिपोर्ट में लिखा हो, ठीक है। तो यहाँ भी वर्कर की बात आ रही है, आप देखिए क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अरे भाई इसका वर्कर से क्या मतलब, इंडस्ट्रियल वर्कर से नहीं, द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स नो, द लेबर ब्यूरो, ये तो जस्टिफाई करिए ना इसको, ये तो बोलो भाई जस्टिफाई करिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है, ये आपको इतना पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोला गया है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी इम्प्लाइज, ठीक है, ये बात की गई है ना, इम्प्लाइज की बात की गई, मतलब कहने का ये है जो रुपीज़ है, जो हमारा इंडियन रुपीज़ है, वो जो अदर करेंसीज है, अदर कंट्री की जो करेंसीज है उनमें ईजिली कितना एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब एक्सचेंज करना। मान लो आप बाहर गए, आप मान लो USA में गए, ठीक है, तो आपके पास, तो आप USA में गए तो आपके पास क्या होगा, आपके पास रुपीज़ होंगे, आपको डॉलर में चाहिए, तो ईजिली हम रुपीज़ को डॉलर में कितनी अच्छे से एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, वही आपकी कन्वर्टिबिलिटी कहलाती है। या कोई अमेरिका वाला पर्सन आया, मतलब USA से कोई आया, ठीक है, वो इंडिया में आया और इंडिया में रुपीज़ है, उसको भी क्या करना है कि भाई डॉलर देना है, क्योंकि इंडिया घूमना है उसको, तो उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करवाना होगा अपने डॉलर, तो रुपीज़ डॉलर कितने अच्छे से कन्वर्ट हो सकता है, या हमारा रुपया जो है वो कितने अच्छे से कन्वर्ट हो सकता है डॉलर में, है ना, एक्सचेंज हो सकता है, उसको बोलते हैं कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है। आइए स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक, ये सिंपल सी बात बताऊँ ना, सिंपल बेसिक है कि रुपीज़ का, जो हमारी रुपीज़ है उसका डॉलर में या यूरो में, ठीक है, या येन में फ्रेंडली, क्या ना, येन में फ्रीली, ईजिली या फ्रीली चेंज होना, ठीक है, यही क्या कहला रहा है, आपका कन्वर्टिबिलिटी कहला रहा है, ठीक है। आइए अब या तो हम स्टेटमेंट पढ़ लें, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बीइंग एबल टू कन्वर्ट रूपी नोट्स इनटू गोल्ड, ठीक है, ये बोल रहा है ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम से रिलेटेड है, जो कि खत्म हो चुका है, ठीक है, जो आज इन प्रेजेंट टाइम में रूपी गोल्ड में कन्वर्टेबल नहीं है, ध्यान रखना। एक पुराने टाइम पे था कि आपको जब सोने के सिक्के चलते थे राजाओं के टाइम पर ना, कि भाई 10 रुपये का सोने का सिक्का इस टाइप से ना, तो ये होता था कि भाई मैं आपको इतने रुपये दूंगा, आप मुझे 10 सोने के सिक्के दीजिए, वो ना, तो मतलब वो नहीं है सिस्टम, ये खत्म हो गया, अब नहीं चलता। सेकंड, अलोइंग द वैल्यू ऑफ रूपी टू बी फिक्स बाय द मार्केट फोर्स, ठीक है, ये जो है ये एक्सचेंज रेट सिस्टम से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, जो ये स्टेटमेंट बोली गई है बी, ये जुड़ी है हमारी एक्सचेंज सिस्टम से, ठीक है, ध्यान रखना, एक्सचेंज रेट सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है, ये फ्लोटिंग रेट से जुड़ा है, ना कि कन्वर्टिबिलिटी से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत, क्योंकि हमसे कन्वर्टिबिलिटी पूछा गया है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर डी पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं, या डी पढ़ोगे, सी पढ़ते हैं, फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपये टू अदर करेंसी एंड वाइस वर्सा, यस, फ्रीली, मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बताया ना कि फ्रीली चेंज होना, फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपीज़ का टू अदर करेंसीज, ठीक है, अदर करेंसीज में करेंसी हमारे इंडिया रुपीज़ का ईजिली और फ्रीली कन्वर्जन होना ही आपकी कन्वर्टिबिलिटी कहलाता है, तो ऑप्शन सी इज़ हमारा राइट, ऑप्शन सी इज़ राइट। अब आप एक बार बताओ, आप बच्चों को नहीं पता, वो सिंपल सी बात है, जिसको कॉमन सेंस है, जो समझदार है, जो UPSC में पेपर में बैठने लायक बच्चा है, वो इजीली इस क्वेश्चन को पढ़ते ही स्टेट नंबर सी, जब वो स्टेटमेंट पढ़ेगा सीरीज वाइज, तो वो सी पे राइट जरूर कर देगा, क्योंकि सिंपल है,
इतने आसान क्वेश्चन भी आपको देखने को यूपीएससी में मिलते हैं। ठीक है, आइए एक बार डीबी देख लेते हैं, डेवलपिंग एन इंटरनेशनल मार्केट फॉर करेंसीज इन इंडिया। नहीं, ये नहीं है, क्योंकि ये जो टर्म है ये इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी है, तो ये नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला है विद रेफरेंस टू इंडिया इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पढ़ते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल ग्रोथ डोमेस्टिक, ठीक है, रियल जीडीपी की बात करें, रियल ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज़ स्टेडली इंक्रीज। मैंने आपको बताया जहाँ पे ड्रास्टिकली और स्टेडली आते हैं, ये जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं तो ये हमेशा रॉन्ग होते हैं। जैसे स्टेडली आ गया तो स्टेटमेंट हमको क्या पता चलेगा, ये रॉन्ग है, ये क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, स्टेडली मतलब कि जो जीडीपी है, जो हमारी रियल जीडीपी है, क्या है, जो हमारी रियल जीडीपी है, बस वो कभी गिरी नहीं है, वो ऐसे लगातार इंक्रीज हो रही है। वो बोला ना स्टेडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड, लास्ट 10 ईयर में कहीं भी हमारी जीडीपी नहीं गिरी, हमारी जीडीपी रियल जीडीपी बस ग्रो कर रही है। ऐसा हुआ है कि अरे भाई कोविड भी आया है, बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं, 2015 से भी पहले बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, 2008 में मंदी आई थी, क्योंकि हम 2015 का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या करें, हम 2015 का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि 10 साल तक भारत की रियल जीडीपी नहीं गिरी, और आपको पता है कि 2008 में तो मंदी आई थी। ठीक है, तो हम क्या होता है, कहीं ना कहीं गिरी होंगी। यूएसए का डॉलर देखा कितना गिर गया था, मतलब ये सब तो गिरा होगा ना, तो कहीं ना कहीं इंडिया भी इफेक्ट हुआ होगा, तो उसकी रियल जीडीपी गिरी होगी, सिंपल सी बात है ना। और हम 10 साल की बात करें तो ये तो 2005 से काउंट होगा, 2008 भी तो इसमें आ रहा है ना, 2008 भी तो इसमें आ रहा है ना, लास्ट 10 ईयर की डिकेड में बात करें तो मैंने क्या स्टेट जाएगा वो गलत ही होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए हमको पता चल गया, अब हम 50-50 खेलेंगे आराम से। यदि नहीं पता, हम सेकंड स्टेप नहीं पढ़ रहे तो आप ये बताइए, पहला गलत, हमारे पास 2 बचे हैं ऑप्शन। ठीक है, आइए सेकंड स्टेटमेंट, द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, एज स्टेडली इंक्रीज। अब मैंने क्या बताया, ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टेटमेंट ठीक होती है, कुछ नहीं होती है। ये हमने कॉमन सेंस लगाया और हमने चीज़ों को समझा तो ये तो गलत आ गया, बट आप स्टेडली इंक्रीज की बात करें तो ये यहाँ पे राइट है। अब कहोगे सर राइट क्यों है, ठीक है, अब यहाँ पे राइट इसलिए है, आप एक बात बताइए, ध्यान रखिए, लॉजिक मैं बता रहा हूँ, इसका लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि आप ये बताइए, जो हमारी जीडीपी है वो मार्केट प्राइस की बात करें, किसकी बात करें, जीडीपी मार्केट प्राइस की बात करें, या बोले नॉमिनल जीडीपी, जो जीडीपी मार्केट प्राइस पे होती है ना, उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात। तो ये क्या शो करती है, ये शो करती है रियल ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन, सिंपल ना। अब आप एक बात बताइए, आप इंडिया में हो, कहाँ हो आप, इंडिया में हो, ठीक है, इंडिया की बात हो रही है। इंडिया में क्या है, आप कहोगे सर पॉपुलेशन जो है हमारी वो इंक्रीज़ हुई है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है तो मतलब क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। प्रोडक्शन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन, एक बार बताइए, जिस देश में 10 लोग रहते थे वो फिर 10 पार्ले जी खा रहे थे, कितने खाते, 10 पार्ले जी खा रहे थे। पार्ले जी, आई लाइक पार्ले जी यार मेरा फेवरेट है ना, तो इसलिए मैं पार्ले जी का एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, अब एक बात बताइए, इंडिया है, पॉपुलेशन बढ़ गई, लेकिन इंडिया में पहले 10 लोग थे तो 10 पार्ले जी खा रहे थे, लेकिन अब पॉपुलेशन बढ़ी है तो 20 लोग हो गए, तो पार्ले जी भी कितने खाएंगे, 20 ही तो खाएंगे ना। तो प्रोडक्शन भी क्या हो गया, आपको सर प्रोडक्शन भी बढ़ा है पार्ले जी का, तो मतलब पॉपुलेशन बढ़ी तो प्रोडक्शन बढ़ा। ठीक है, जब प्रोडक्शन बढ़ा तो मतलब डिमांड बढ़ी, क्या बढ़ा, डिमांड इंक्रीज़ हुई, और डिमांड इंक्रीज़ हुई तो मैंने क्या बताया, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ हुआ। क्या हुआ, इन्फ्लेशन भी क्या हुआ, महंगाई भी क्या हुई, बढ़ी। समझ गए मेरी बात। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको फुल मैंने वीडियो डाल रखी है प्ले लिस्ट की 24 वीडियो से, ठीक है, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट की। और आप ध्यान रखना, ये प्रीलिम्स में ना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर के इतने नहीं आते, और आप देख भी रहे होंगे। तो जाइए 1.5 की स्पीड जाइए, मुझे प्ले लिस्ट देखिए, अपने कॉन्सेप्ट इंस्टॉल कीजिए, वहाँ ये नॉमिनल जीडीपी, इन्फ्लेशन सब अच्छे से समझाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना आप लोगों के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मतलब कहने का ये राइट है, क्योंकि हमारे क्या हो रहा है, हमारी लगातार तो एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, और जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो मतलब क्या, इन्फ्लेशन यदि बढ़ रहा है तो रुपी में, जो हमारे रुपीज़ में जो जीडीपी है, जो रुपीज़ में हम जीडीपी काउंट कर रहे हैं, तो हर साल क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। भले ही हमारी ग्रोथ कम है, चाहे हम इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ तो रही है ना, ग्रोथ तो हो रही है ना नॉमिनल जीडीपी में। तो ऑलमोस्ट ये आपकी स्टेटमेंट जो सेकंड है वो क्या होगी, राइट होगी। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका आंसर, 2 ओनली। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपको, विद द रेफरेंस ऑफ इंडिया इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग। ठीक है, विच आर कंपोनेंट या कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाया हुआ है, सिंपल सी बात है अपने लेक्चर में। ठीक है, अब आप एक बार बताइए, मुझे बोला है कि विच ऑफ द इज आर कंपोनेंट, मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट कौन कौन से इंडियन इकोनॉमी में, बताइए। क्या पब्लिक डिबेट है, पब्लिक डेबिट नहीं है, पब्लिक रिवेन्यू नहीं है। हमने क्या पढ़ा है मॉनेटरी पॉलिसी, हमने पढ़ा बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, यस, ये 2 ऑप्शन क्या है, राइट है, ये 2 क्या है ऑप्शन राइट है, ध्यान रखना इस बात का।
ठीक है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में एक बात का ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे बता देता हूँ जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें क्या क्या आ रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी में जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं मॉनेटरी पॉलिसी लिख देता हूँ एमपी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ लाइक रेपो रेट, बैंक रेट, ये पार्ट्स हैं, ठीक है। ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट है, इस बात का ध्यान रखेगा, ठीक है भाई। और एक बात का ध्यान रखना, जो हमारे टैक्स है, क्या है टैक्स, पब्लिक डेबिट क्या है, ठीक है, पब्लिक डेबिट, ठीक है, एंड आपका बजट, सब्सिडीज, ठीक है, रेवेन्यू, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब होते हैं हमारे फिजिकल, ठीक है, ये क्या है फिजिकल है सब, ये गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं, ठीक है? समझ गए मेरी बात, इतना ध्यान रखना। मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको बता दिया, तो ऑप्शन राइट क्या होगा 1 और 2, सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन होगा, हाँ जी लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आइए देखते हैं, विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यदि इन्फ्लेशन है इंडिया में तो कौन सी स्टेटमेंट राइट होगी, उसके रेफरेंस का मैं बताना है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन मैंने आपको सबको बताया हुआ है, ठीक है, मैं ये नहीं सुनना चाहूँगा कि मुझे इन्फ्लेशन नहीं पता सर, क्योंकि मैंने आपको 2011 से पढ़ाना स्टार्ट करा है, मैंने आपको 2012 का पेपर करवाया, ठीक है, 13 का पेपर करवाया, 2014 का पेपर करवाया, तो मैंने यहाँ सारे जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट जो PYQ थीम्स हैं वो सब अच्छे से पढ़ा रहा हूँ और विद कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो इन्फ्लेशन में बार बार नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है, सिंपल सी बात, समझ रहे होंगे इन्फ्लेशन क्या है, क्योंकि यूपीएससी वाले बच्चे इकोनॉमी इतनी तो पढ़ के आए होंगे ना, यदि नहीं पढ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट उसका भी मैंने सोल्यूशन दिया, प्ले लिस्ट पढ़ी है मेरी भाई 24 वीडियोज़ की इकोनॉमी, जाइए देखिए। चलिए आते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पर। बोला कि इन्फ्लेशन इन इंडिया विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। जहाँ भी आ गया ओनली, वहाँ सतर्क हो जाना, कहीं ना कहीं यदि हमने अपने जो टेक्ट हमने किए हैं PYQ सीखे हैं, तो कहीं ना कहीं जहाँ ओनली आ रहा है वो गलत है, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये, भाई एक बात बताओ, गवर्नमेंट इंडिया ही इन्फ्लेशन कंट्रोल क्यों करेगा? अभी हमने मॉनेटरी पॉलिसी देखी तो है, ऊपर मैंने मॉनेटरी पॉलिसी बताई तो है आपको, अब बैंक रेट, रेपो रेट, OMR, SLR, CLR, तो ये सब क्या है, ये सब क्या इंस्ट्रूमेंट है, ये तो इंस्ट्रूमेंट है जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं। तो और ये सब इंस्ट्रूमेंट किसके हैं? RBI के थे भाई, सारे इंस्ट्रूमेंट किसके हैं? ये RBI के। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन चला रहा है? RBI तो चला रही है। तो क्या RBI इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर रहा है? यस। तो फिर हम कैसे कहते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही कंट्रोल करिए? तो स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नो रोल कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। वाह, इनडायरेक्टली, मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन है, आसान गेंद है, खत्म। डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। सेकेंडली, इन्फ्लेशन मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन द कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। अब एक बात बताइए मुझे, पहला पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट सी, देखिए सिंपल है कि भाई ये एक देश है, मतलब सपोज दैट आपकी जेब में है, मैंने आपकी जेब में 20,000 रुपये दे दिए, क्या दे दी? 20,000 रुपये दे दिए। जब आपकी जेब में 20,000 रुपये दिए हैं, ठीक है, तो आप अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद सकते हो। मैंने बोला बस 20,000 रुपये हैं भाई, तो कुछ भी खरीद, कुछ भी कर, ठीक है। तो आप क्या करोगे? ज़्यादा सामान खरीदोगे। अब मैं बोलने लगा भाई, अब आप ज़्यादा सामान खरीदोगे तो मतलब लोगों की जेब में पैसा आने लगा। चलो सिंपल सा एक एग्जाम्पल दोबारा से समझाता हूँ। एक बात बताइए, यदि मार्केट में मैंने कितना, RBI ने पैसा डाला कितना? 10 लाख रुपए डाल दिया RBI ने मार्केट में पैसा, छोड़ो 10 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो जब 10 करोड़ RBI ने पैसा डाला मार्केट में जब पैसा आया, ये 10 करोड़ RBI ने पैसा डाला, किसके थ्रू डाला? बैंकों के द्वारा। तो लोगों ने लोन लिए, लोगों ने क्या करे? अपने व्यापार स्टार्ट करे, प्रोडक्शन हुआ तो क्या हुई? लोगों की इनकम बढ़ी। जहाँ पहले लोग लाइफ बॉय से नहा रहे थे, आज वो पियर्स से नहाएंगे, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? अच्छी क्वालिटी साउंड, तो क्या हुआ? लोगों का एक्सपेंडिचर भी क्या हुआ? बढ़ा, समझ गए, खर्चा होने लगा। तो मार्केट में क्या होगा? पैसा सर्कुलेट होने लगा, नहीं होने लगा? अच्छी लेवल पे, यस, ठीक है, क्योंकि क्या है, हमने पैसा ज़्यादा डाला। अब मान लो, अब ये जो RBI है, RBI ने क्या करा? अपना मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करके मार्केट से पैसा वापस ले लिया। कितना? 10 करोड़ जो था ना, वो खींच लिया वापस। क्या कर लिया? खींच लिया। ये डाल भी रहा है तो वो 10 करोड़ नहीं डाल रहा, वो आपको 1 करोड़ डालेगा, 9 करोड़ का घाटा है। तो क्या होगा? अब बैंक जो है लोन देंगे कस्टमर्स को, हाई रेट पे देंगे, इंटरेस्ट रेट पे, तो लोग लेने से बचेंगे पैसा। जब लोग लेने से पैसा बचेंगे तो भाई प्रोडक्शन कम होगा, फैक्ट्री बिजनेस नहीं होंगे, तो लोगों की इनकम भी क्या होगी? वो भी कम होगी। जब इनकम कम होगी तो डिमांड भी क्या होगी? कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो मतलब कहने का ये है कि इन्फ्लेशन भी क्या होगा? कम होगा, कंट्रोल होगा, सिंपल सी बात है। तो स्टेटमेंट सी देखिए, डिक्रीज द मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोल द इन्फ्लेशन। यस, जब जेब में पैसा ही नहीं रहने का तो आपकी डिमांड भी नहीं रहने की, या जेब में सिर्फ उतना पैसा रहेगा जितना आप अपना जीवन चला सको, या मार्केट में उतना पैसा नहीं है
कि आप अपनी इच्छा अनुसार या आप सब लोगों के पास बहुत सारा पैसा होने लगे, अपनी डिमांड पूरी करने लगे, तो ये ऐसे डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन द कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो स्टेटमेंट से इज राइट। ठीक है, अब स्टेटमेंट ये देखिए कितनी बेवकूफ स्टेटमेंट बना रखी है। इंक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन मतलब जेब में और सारा पैसा दो, बहुत सारा पैसा डाल दो तो इन्फ्लेशन नहीं होगा, लोगों की इच्छा ही नहीं बढ़ेगी। अरे पागल हो गए यार, गलत। तो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, यहाँ पे आज हमारा लेक्चर ये समाप्त होता है। ठीक है, मैंने आपको 2011 से 2015 तक के कवर करा दिए और मेरा आपका प्रॉमिस है 2025 तक ले जाने का। ठीक है, और प्लीज़ हमारे प्यारे अपने CSA गूगल चैनल को आप लाइक करें, क्योंकि आपकी लाइक सब्सक्राइब इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपकी सब्सक्राइब की हमको बहुत ज़रूरत है। ये हमारा न्यू इनोवेशन है, जितना एफर्ट है हम डालेंगे और डालते रहेंगे, चाहिए इसको आप कितना ऊपर ले जाएं, ये आप लोगों का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो चलिए आप सभी को मेरा गुड नाइट या गुड मॉर्निंग, जिस टाइम आप देख रहे हैं उस टाइम आप लोगों के लिए विशेष। ठीक है, एंड अपना अच्छे से करते रहें। सेकेंडली बात, मैं जल्दी इकोनॉमी का करंट अफेयर ला रहा हूँ, बहुत ही अच्छे डिटेल में तो नहीं ला रहा हूँ, लेकिन इतना डाटा ला रहा हूँ सफिशेंट है, क्योंकि देखो आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ना होता है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ जो मैं डाटा लाऊंगा आप लोगों के लिए करंट अफेयर का, वो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रहेगा। ठीक है, और मैंने उसको एक अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, विद AI के द्वारा अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। उनकी PDF भी मैं आप लोगों को साथ के साथ डालता रहूँगा। ठीक है, आपको ये जो PDF चाहिए वो प्लीज़ चाहिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके फॉलो कीजिए। थैंक यू आप सभी को, मेरा नमस्कार।